हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विक्रम मेंटर में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हिंदी जो है आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वजह से हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण लेके आए हैं आपके लिए, ट्रिक के साथ बताएँगे, ठीक है? सिर्फ़ एक ही क्लास में पूरा का पूरा हिंदी कवर करने की हम कोशिश करेंगे, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लास संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? बताएँगे आप सभी लोग। संयुक्ताक्षर व्यंजन पूछा गया है। तो इस समझ में आपको आ रहा होगा, संयुक्त की बात की गई है, मतलब 2 अक्षरों से मिलके बना हुआ कोई अक्षर व्यंजन कौन-सा है, ठीक है? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मेल से ये बनते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? छ, त्रंग, ज्ञ, श्र, थ, फ, ब, भ, श, 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 ह, य, र, ल, व। तो इसका आप कहेंगे सबसे सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है? तो ए हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए होता क्या है, कैसे बनता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लेते हैं हम लोग। पहले 1 सेकंड थोड़ा-सा समय दीजिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा। अच्छा देखिए होता कैसे कैसे बनता है, तो जो आपका छ दिया हुआ है, ठीक है? ये देखिए क्षत्रिय वाला छ जो है, ये बनता है क प्लस श से, ठीक है? ऐसे ही बात करेंगे हम लोग त्र जो बनता है, ये आपका त प्लस र से बनता है। ऐसे ही बात करेंगे ज्ञ जो बनता है, ये आपका ज प्लस जो है इया से बनता है। ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो एक प्रश्न के साथ हम बहुत कुछ तैयार कराते चलेंगे। मान के चलिए कि एक प्रश्न के पीछे 10 से 12 तथ्य हम बताएँगे आप लोगों को और वो सबका सब काम आने वाला है, ठीक है? क्लास छोटी भले है, लेकिन मोटी बहुत है, ध्यान रखेंगे। तो आपका जो है, जो हम लोग श लिखते हैं, वो श प्लस र करके बनता है। तो ये ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 25 है, 30 है, 20 है या 35 होती है? तो आप लोगों को पता है कि वर्ग होता है, ठीक है? वर्ग कौन-कौन सा होता है? एक आप कहेंगे का वर्ग होता है, ठीक है? इसके बाद आपका चा वर्ग होता है, ध्यान देंगे आप सभी लोग, ठीक है? बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये सब जो देखिए एक प्रश्न के साथ हम 10 प्रश्न कराएँगे, तभी तो आपका संपूर्ण हिंदी कवर हो पाएगा और नहीं तो फिर हम लोग कहाँ कवर कर पाएँगे? तो ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ठीक है? और ऐसे बात करेंगे पा वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, ठीक है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए सारे वर्गों में 5-5 जो है अक्षर होते हैं। तो जैसे का वर्ग में आपका क, ख, ग, घ और अंगा होता है, ठीक है? तो ये ध्यान देंगे। ऐसे ही आप बात करेंगे दूसरे नंबर पे च वर्ग में, तो आप कहेंगे च, छ, ज, झ और इयाँ, ठीक है? इयाँ। ऐसा लग रहा है जैसे जो है हम लोग छोटे हो गए हैं और क, ख, ग, घ हम लोग याद कर रहे हैं। देखिए ट, ठ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान देंगे। ता वर्ग में ऐसे ही त, थ, द, ध और ना हो जाएगा और फिर हम कहेंगे पा वर्ग है ये पा, तो पा में क्या आ जाएगा? प, फ, ब, भ और म। तो ये 5, 5, 5, 5 और ये भी 5 टोटल हो गए 25। आपका हो गया आंसर 25, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे जिह्वा के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है? तो जिह्वा के स्पर्श से बोले जाते हैं। आगे है आना-जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन-सा है? तो विराम चिन्ह आप लोग जानते हैं अलग-अलग विराम चिन्ह होता है, ठीक है? तो विराम चिन्ह बताएँगे आप क्या होगा? तो देखिए आना-जाना में कौन-सा अपेक्षित होगा? तो आना-जाना हमको लिखना है, ठीक है? कैसे लिखेंगे? बताएँ आप सभी लोग? तो देखिए ऐसे लिखेंगे आना, आना में, ठीक है? और इसके साथ हम लोग ऐसे योजक चिन्ह लगाएँगे और लिखेंगे जाना, ठीक है? आना-जाना या फिर माता-पिता हो गया, इसमें भी योजक चिन्ह लगता है, भाई-बहन हो गया, भाई-बहन, ठीक है? इसमें भी आपका योजक चिन्ह लगता है। तो ये ध्यान देंगे, तो योजक चिन्ह जो होता है, उसको कैसे लगाते हैं? तो उसको ऐसे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, ऐसे ही होता है योजक चिन्ह। यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम हम लोग कैसे लगाएँगे? बताएँ? तो इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में करके ऐसे एक डंडा खड़ा कर देते हैं, पूर्ण विराम हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग कैसे लगाएँगे? तो आप कहेंगे ऐसे ब्रैकेट में करके प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अर्धविराम बार-बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्धविराम को हम लोग कैसे एक बिंदी यहाँ रखेंगे और एक ऐसे कामा के तरीके से कर देंगे, ये आपका अर्धविराम हो जाएगा, बस ये ध्यान रखें, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? प्रतिज्ञा, उत्कर्ष है, महात्मय है और
हस्त्र है, ठीक है? बताएँगे आप सभी लोग कौन-सा सही होगा, ठीक है? तो देखिए, हम एक किनारे से लिखते जाते हैं, प्रतिज्ञा को ऐसे नहीं लिखते हैं, प्रतिज्ञा को लिखते कैसे हैं? तो प्रतिज्ञा को ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसके बाद उत्कर्ष को जो है हम लोग कैसे लिखते हैं? तो उत्कर्ष को कहेंगे बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम टिक करेंगे, कह देंगे हाँ ठीक है भाई, यही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग महात्म्य कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे महात्म्य को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग महात्म्य को मा पे आ की मात्रा, हा पे आ की मात्रा, आधा ता, आधा मा या, ठीक है? तो आप लोग भी जब भी वर्तनी शुद्धि वाला जब आप लोग पढ़िए, तो एक-एक अक्षर, एक-एक मात्रा को बोलिए, कभी गलत नहीं होगा। सहस्त्र में हम लोग लिखेंगे स, ह, आधा श और त्र, ठीक है? सहस्त्र हो जाएगा। ये वाला श नहीं होता है, ठीक है? इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा और यहाँ पे भी गलत था, तो महात्म्य ऐसे हो जाएगा। बस यही था, कितना जो है कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं था। अशुद्ध शब्द को पहचानना है आपको, बिल्कुल पहचानेंगे हम लोग। तो क्या दिया हुआ है? अनसुआ, ऐनक, सनकट, संशय। तो बताएँगे इसमें से कौन-सा जो है अशुद्ध शब्द है, ठीक? तो अनसुया ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखेंगे। ऐनक भी ऐसे ही लिखते हैं, बिल्कुल सही लिखते हैं। इसके बाद हम कहेंगे संकट ऐसे नहीं लिखते हैं, देखिए यहीं बच्चे फँस जाते हैं। संकट हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर जो है आपकी अंक की बिंदी रहेगी, हमेशा, संकट में हमेशा, ये ना नहीं होता है, काट दीजिए। संशय आप कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पे टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएँगे। ऐसे ही बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा है, कक्षा है, भीड़ है, दौड़ है। बताइए कौन-सा जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक का मतलब क्या होता है? बताएँ सभी लोग? तो समूहवाचक का मतलब होता है कि संज्ञा के जिस लिख लेते हैं, फ़ास्ट लिखेंगे हम लोग, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में कोई समस्या नहीं है। जितना लिखेंगे उतना ही हमको याद होगा, ठीक है? संज्ञा के 1 सेकंड, संज्ञा से जिस रूप से, ठीक है? देखिए क्यों गलत लिख रहे हैं? संज्ञा से वस्तु मतलब जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो। क्या हो? समूह का बोध हो। ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो ये क्या होता है? ये आपका समूहवाचक हो जाएगा। समूहवाचक। क्यों हम लोग यहाँ पे गलत हो जा रहा था बार-बार? क्योंकि आगे हमको लिखना था जिस संज्ञा से, ठीक है? इसलिए स्टेटमेंट नहीं बन पा रहा था। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे बात कर लें हम लोग, तो समूह कहाँ? कोई सभा अगर बैठी है, तो वहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, तो समूह हो गया। कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, तो ये समूह हो गया। ठीक है? भीड़, ठीक है? भीड़ है, तो भीड़ में तो भाई भीड़ ही होता है, तो खुद ही समूह हो जाएगा। तो ये सब समूहवाचक के उदाहरण हैं। तो देखिए कक्षा भी है, सभा भी है, भीड़ भी है, लेकिन दौड़ नहीं होता है। ठीक है? दौड़ तो एक जो है आपका एक शारीरिक जो है अभ्यास है, तो दौड़ होगा नहीं। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संयुक्त सर्वनाम? बताएँ सभी लोग? सब कोई, सब कोई, ठीक है बताएँ सब लोग? तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा कि सब कोई जो होता है ये संयुक्त सर्वनाम है, ठीक है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण होगा। संयुक्त सर्वनाम होता क्या है? तो देखिए ये होता है कि संयुक्त सर्वनाम जो है अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, ध्यान रखेंगे। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए होती है, क्यों होती है बताएँ? तो इसलिए होती है कि इनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक जो है सार्वनामिक शब्द होते हैं। बस यही आपका आंसर निकल गया। लिख लेंगे आप लोग तुरंत नोट डाउन कर लेंगे। एक से अधिक एक से अधिक सार्वनामिक शब्द होते हैं, ठीक है? सार्वनामिक नामिक शब्द होते हैं, ठीक है? इसको लिख लीजिए होते हैं। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है? इसके बाद आपके दिमाग में हो रहा होगा जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल बता दें, ठीक है? संयुक्त सर्वनाम के शब्दों की संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए, हम लोग जहाँ पे जो कोई एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं, जैसे जो कोई, ठीक है? उसके बाद हम बोल सकते हैं कोई-कोई, कोई-कोई तो आ रहा है, ठीक है? कोई-कोई देखिए यहाँ भी योजक चिन्ह लगता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कोई-कोई हो गया, हर कोई हो गया, हर कोई, ठीक? तो ये सब संयुक्त सर्वनाम है, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो जैसे मान लीजिए कोई और कोई हो गया,
ठीक है? हर कोई और कोई एग्ज़ाम्पल के लिए ये चीज़ हो गया। एक चीज़ जान लीजिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये बात तो आपने बता दिया। तो कितने वे कौन-कौन से होते हैं ये तो बताए नहीं आप, तो हम कहेंगे बताएँगे, बिल्कुल बताएँगे, याद करवाएँगे क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि पूरा हम आज ग्रामर कंप्लीट कराएँगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है? तो कौन-कौन से होते हैं? तो पहले आप कहेंगे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है? दूसरा कहेंगे निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, दूसरा तीसरा कहेंगे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक? याद करते चलिए आप लोग क्लास में। चौथा हो गया संबंधवाचक, सब सर्वनाम है, आगे सर्वनाम लिख लीजिएगा, ठीक? क्योंकि क्लास फिर लंबी हो जाएगी, काफ़ी डिटेल में जब लिखने लगेंगे तो क्लास जो है लंबी हो जाएगी, लंबा नहीं करना है और आप लोगों को फास्ट रिवीजन कराना है। प्रश्नवाचक, ठीक है? और छठा लास्ट निजवाचक, ठीक है? देखिए पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, ये आप यहीं पे ध्यान रख लेंगे। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक होता है मध्यम, एक होता है अन्य। ठीक है? ये 3 पुरुषवाचक होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन-सा शब्द विशेषण है? हम लोग टिक किए हैं कि नहीं किए हैं देख लें आंसर? हाँ, टिक किए हैं। सही है, एकदम बिल्कुल सही है। आगे हम लोग सही चल रहे हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन-सा शब्द विशेषण है? अर्चना है, अत्यंत है, सुंदर है। बताएँ सभी लोग? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण पूछा गया है, तो क्या होगा परिभाषा? संज्ञा अथवा सर्वनाम की सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है? चलिए आप लोग को ये जो है परिभाषा भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो बताना है अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में विशेषण कौन है? तो अब देख लीजिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन-सा बता रहा है, वही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सुंदर है, ठीक है? क्या है? सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सुंदर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अत्यंत जो दे रखा है यहाँ पे, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है? सुंदर है लेकिन कितनी कैसी है? अत्यंत सुंदर है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, ठीक? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। बताएं आप सभी लोग। दीपा ने गाय को चारा खिलाया दिया हुआ है। तो ये नाम धातु है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या आपका कृदंत क्रिया है। ठीक है? बताएं सभी लोग। देखिए कुछ क्रियाएं जो होती हैं यहाँ लिख लेते हैं। कुछ क्रियाएं क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं। दो कर्म वाली होती हैं, ठीक है? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनको हम लोग बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। यहाँ लिख देते हैं हम द्विकर्मक क्रिया, ठीक है? ये ध्यान देंगे, ठीक है? तो देखिए जहाँ पे क्या है गाय और चारा 2 कर्म हो रहा है, ठीक है? गाय को चारा खिलाया, ठीक है? खिलाया किसको खिलाया? गाय को खिलाया, क्या खिलाया? चारा खिलाया। गाय चारा तो द्विकर्मक आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो एक कर्म जो होता है वो बहुधा पदार्थ जैसे वाचक होता है, तो वाचक क्या हो गया? चारा हो गया, ठीक है? और उसे मुख्य कर्म कहते हैं। और दूसरा कर्म जो होता है वो बहुधा जो है प्राणीवाचक होता है जैसे गाय, ठीक है? जिसपे प्राणी विशेष पे ध्यान दिया जाए, तो ध्यान रखेंगे। एक देखिए एक चीज़ बस खाली ध्यान रखिए द्विकर्मक में क्या होता है, ऐसे लिख देते हैं, आप लोग अब पहचान लेंगे। पहला जो होता है ये आपका पदार्थ के ऊपर जो है निर्भर होता है, पदार्थ। और दूसरा जो होता है ये आपका प्राणीवाचक होता है, ठीक है? तो इसमें जो है पदार्थ के ऊपर जो है फोकस कौन-सा है बताएँगे? तो लिखेंगे आप चारा, ठीक है? तो यही आपका मुख्य हो गया, चारा जो है आपका पदार्थ हो गया, ठीक है? अब प्राणी कौन-सा हो गया? प्राणी, तो प्राणी आप कहेंगे गाय हो गया, ठीक है? प्राणीवाचक आपका
गाय हो गया। बस ये ध्यान रखेंगे, बस आंसर निकल गया। देखिए जो बच्चे यूपीएसआई, यूपीपी या यूपी कांस्टेबल, होमगार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर तैयारी कर रहे हैं तो उनको जीके भी पढ़ना होगा। तो जीके भी इसी तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से हम कराते हैं, काफ़ी डिटेल में कराते हैं, एक-एक पॉइंट को क्लियर कराते चलते हैं। तो इसकी एक सीरीज़ बनी हुई है, जाके आप देख लीजिएगा, लगभग 25 प्लस जो है लेक्चर इसमें हो चुका है। अभी से तैयारी करेंगे तो मार्च में मज़ा मिलेगा और नहीं तो फिर सज़ा मिलेगा। कौन-सा शब्द पुल्लिंग है, मंत्रणा है, सभा है, मंडली है, न्याय है। तो पुल्लिंग बताना है कौन-सा शब्द निम्न में से है, ठीक है? तो आंसर करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखिए जो संज्ञा पद पुरुष वर्ग के वाचक होते हैं, जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, बस ये समझिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें अगर, तो जैसे लड़का हो गया, ठीक है, आदमी हो गया, बकरा हो गया, न्याय हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपका पेड़ हो गया, ये सब आपका पुरुष है, ठीक है, पुरुषवाचक है, ठीक है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो आपका मंत्रणा है, सभा है, मंडली है। देखिए मंत्रणा भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग, सभा भी आपका स्त्रीलिंग, मंडली भी आपका स्त्रीलिंग, लेकिन न्याय नहीं होगा। न्याय आपका पुल्लिंग है। तो पूछा क्या कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग अगर पहचानना है तो आगे आप जो है किसी भी शब्द के आगे आप मेरा या मेरी लगा के पहचान सकते हैं, अच्छा या अच्छी लगा के पहचान सकते हैं। ये ट्रिक है, ठीक है? हम बोले हैं स्टार्टिंग में कि कुछ ट्रिक बताते चलेंगे। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? ठीक है, बताएँ सभी लोग। तो आप लोगों को एक चालीसा याद कराना चाहेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे, संबंध की बात आएगा तो काका काकी सब लोग आते हैं, तो काकी के रारी रे अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे ओ। अच्छा, तो इसका हो जाएगा से अलगाव की विभक्ति जहाँ पे हो, तो ये आपका अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका संप्रदान दे रखा है, संप्रदान के लिए आपका को के लिए ये विभक्ति यूज होती है। अधिकरण दे रखा है, अधिकरण के लिए में और पर की विभक्ति यूज होती है। और संबोधन तो बता ही चुके हैं आपको, हे, अरे और ओ, ठीक है। इस तरीके से कहीं कहीं आपको हा हा भी दिख जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दांत है, अधर है, आंख है, कान है। तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है मतलब कि तत्सम है। एक शब्द तत्सम है, पहचान लीजिए, ठीक है। दांत, अधर, आंख, कान, बताएं सभी लोग। तो भाई चंद्र बिंदी जहां दिख जाए वो जान लीजिए तद्भव है। तो ये भी नहीं और ये भी नहीं। अब बचा अधर और कान। तो कान का तो आपको पता है ना क्या होता है, कान का तो मुझे पता है तत्सम जो है कर्ण होता है। कर्ण जो है तत्सम होता है, तो कान भी नहीं होगा। इसका मतलब अधर ही है, मुझे दिख रहा है जो तत्सम है। और अधर का तद्भव क्या होगा? तो अधर का जो है तद्भव बताएं क्या होगा? तो अधर का तद्भव होता है होठ, 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 ठीक है। और अधर को हम लोग एक तत्सम होता है, अधर का जो है हम लोग लिख सकते हैं इसको होस्ट, ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ भी लिख सकते हैं और अदर भी लिखते हैं, तो दोनों ही तत्सम हो जाएगा। दाँत आपका क्या है? तद्भव है। इसका जो है आपका तत्सम हो जाएगा दंत। और यहीं पे आँख आपका तद्भव है, इसका जो तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अच्छी, ठीक है? ये ध्यान देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था, आगे बढ़ जाते हैं। रंग भवन का अर्थ क्या है? रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, नाट्यगृह, रंग रेलियाँ बनाने का स्थान। बताएँ, बताएँ सभी लोग, ठीक है? क्या है? तो रंग भवन का अर्थ होता है, रंग मतलब क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे। ऐसे लिखते हैं, रंग क्या होगा? तो रंग मतलब होता है नाट्य, ठीक है। और भवन मतलब क्या होता है? भवन को हम लोग लिख सकते हैं गृह, ठीक है, गृह। तो क्या हो गया? नाट्य गृह, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो मंच स्टेज का अर्थ होता है रंगमंच, ठीक है। तो रंगमंच जो होता है वो अलग चीज होता है। तो ये जो है आपका नाट्य गृह हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ड़ीए लगा है, ईए लगा है, अनु लगा है, नीए लगा है। बताएंगे आप लोग अनुकरणीय शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय लगा है। तो अनुकरणीय को हम लोग तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लिखेंगे अनुकरण, अनुकरण लिखेंगे और इसमें प्लस जोड़ देंगे ई, इसको बना देंगे अनुकरणीय। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपका, बिल्कुल सही है। तो बी पे आप टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो एक बार सभी लोग जो है लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, और एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है सर जी। और हिंदी अब आज से हम लोगों के लिए काफी इजी हो गई है। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, पराधीन है, निरंकुश है। स्वाधीन, स्वाधीन, स्वाधीन बताएं, जल्दी सभी लोग आंसर करें। 10 सेकंड का समय आपको हम देंगे कि ऑफलाइन भी आप लोग सोच लीजिए। तो स्वाधीन शब्द का जो है विलोम हो जाएगा पराधीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे स्वतंत्र दिया हुआ है, स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? तो कहेंगे आप लोग परतंत्र होगा। स्वतंत्र मतलब परतंत्र होगा। स्वच्छंद मतलब क्या हो जाएगा? तो स्वच्छंद हम बोलेंगे अस्वच्छंद, अस्वच्छंद। ठीक है, इसके बाद निरंकुश, तो निरंकुश का क्या होगा? निरंकुश का होगा अंकुश। समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः। ठीक है, सही पर्यायवाची शब्द मतलब एक ग्रुप के कौन से हैं? ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बाजी बहुत होती है। ठीक है, तो बताइए सभी लोग, तो कौन से हैं? तो भरू, नहीं सॉरी, भूरूह, उत्कृष्ट, वल्ली, विटप मुख्य बेल, पादप वल्लरी श्रेष्ठ, वृक्ष प्रधान विरुद्ध। तो क्या हो जाएगा? इसका सही होगा, देखिए दिख रहा है आपको विटप, विटप दिख रहा है ना? तो विटप मुख्य दिख रहा है आपको, और बेल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आपका यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा बताते चलें आप लोगों को, देखिए कुछ चीज़ों को जान लीजिए। तो पेड़ का मतलब होता है बिटप। ठीक है, तो पेड़ की पर्यायवाची क्या होती है? पेड़ का पूछा है, तो पेड़ को हम लोग लिखते हैं विटप, पादप लिख सकते हैं, वृक्ष लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए ऐसे ऐसे, और साथ में मेरे बोलिए तरु, बोलिए तरु, और द्रुम बोलिए द्रुम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बात करेंगे, उत्तम का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उत्तम दिया हुआ है। ठीक है, उत्तम मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, देखिए यहाँ पे श्रेष्ठ दिया है ना, ये श्रेष्ठ मतलब उत्तम। उत्तम श्रेष्ठ एक हो जाएगा, इसको बढ़िया बोल सकते हैं। और आपका सर्वोत्तम हो जाएगा, सर्वोत्तम हो जाएगा, और भव्य हो जाएगा, और आपका उम्दा हो जाएगा, और आपका परवर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लता, देखिए इसमें लता भी दे रखा है, क्योंकि वल्ली दिया हुआ है। ठीक है, बल्ली दिया हुआ है, तो लता का पर्यायवाची है। तो लता का हम लोग क्या बोलेंगे, जान लीजिए, क्योंकि दिया हुआ है इस वजह से हम लोग जान लें। ठीक है, ये पूछता है। लता का आपका बेल हो जाएगा, आपका वल्लरी हो जाएगा। ठीक है, लतिका हो जाएगा, लतिका हो जाएगा, और बल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो बल्ली तो हो ही गया, चलिए लिख देते हैं बल्ली। ठीक, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, सर्प है, मेढक है, सिंह है, घोड़ा है, वानर है, हाथी है, आदि को समझाने वाला शब्द क्या होगा? तो सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी क्या होते हैं? पशु होते हैं, शिव का रूप है, या फिर हरि जी का रूप है, या कपिश का रूप है? तो बताएंगे, आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो देखिए सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला जो शब्द है वो हरि होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप लोग पशु पे टिक करके नहीं आएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हरि होता है। ये प्रश्न आप लोग को बार बार फंसाता है, क्योंकि ये सभी जो है हरि के अनेकार्थ शब्द हैं। ठीक है, हरि के अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? भौरा भगवान, भगवान दुश्मन, सखी भौरा, और भौरा और सखी। ठीक है, बताएंगे सभी लोग। तो देखिए अली और अली दिया हुआ है, तो अली मतलब होता है भौरा। ठीक है, जो छोटा ई के मात्रा रहेगा, इसका मतलब होता है आपका भौरा। ठीक है, और जो अली दे रखा है, अली का मतलब क्या होता है? सखी। ठीक है, सखी,
सखी, सहेली, सखी या फिर सहेली। क्या होता है, अली बोलते हैं या फिर आली बोलते हैं, ठीक है? अली और आली, अली और आली का अर्थ, ये आली भी हो सकता है, कभी हो सकता है आली दे दे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका मतलब सहेली होता है, ठीक? ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर किस में सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में बिल्कुल सही है, भौरा और शकी, ये ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, जो बच्चे अलंकार पढ़ना चाहते हैं, अलंकार में बड़ी समस्या होती है आप लोगों को। विश्वास मानिएगा, 8 मिनट की वीडियो है, अगर आप इसके बाद भी अलंकार ना समझ पाएंगे तो मैं हिंदी पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना ईज़ी तरीके से बताए हैं, 1 सेकंड में आंसर आप पहचानेंगे, इतना ईज़िली जो है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं, दूसरों की बातों में दखल देने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप है, आपेक्ष है, दूरदर्शी है, उपकारी है, ठीक है? बताएँगे सभी लोग? तो दूसरों के बातों में दखल देने वाले के लिए हस्तक्षेप होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हस्तक्षेप। अच्छा, आपेक्ष भी पूछता है, आ सॉरी, आक्षेप है, ठीक है? ये थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक है, आक्षेप है, ठीक है? तो आक्षेप का क्या हो जाएगा? तो आक्षेप का हो जाएगा व्यंग्यपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोषारोपण करना, ठीक है? दूरदर्शी जो दिया हुआ है, तो दूरदर्शी का मतलब होगा जो आगे की सोचता हो, जो आगे की सोचता हो। और यहीं पे आपका उपकारी दिया हुआ है, तो उपकार करने वाला, उपकार करने वाला, ये ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रामर का आपका सब टॉपिक हम कवर किए हैं और सबके बारे में काफ़ी डिटेल में बता रहे हैं, जिससे कि आप लोग कभी गलत ना करिए। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, बताएँगे आप सभी लोग, ठीक? तो यहाँ पे बस एक चीज़ ट्रिक ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे शब्द में, ठीक है, पहली बात है, इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए, वी धन औधन हार, व्यव धन हार, व्यय धन वहार, व्यय धन वा धन हार। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे ई प्लस आ मिल के यहाँ पे या हो जाते हैं। तो देखिए, वी का छोटी की मात्रा और यहाँ पे आ, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे या बन जाएँगे। तो या बन जाएँगे, आगे व हो गया, ठीक है? और फिर ऐसे व्यवहार, ऐसे हो जाता है, ठीक है? आगे देखिए, व, हार, ऐसे ही सेम टू सेम एज़ इट इज़ लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? तो ये ध्यान देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जिसका भी आ रहा होगा विधन, औधन, हार, ठीक है? तो ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मान लीजिए हस्स या दीर्घ स्वर है, ई है, ऊ है, री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है और ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है? ई के स्थान पे, ये जो है ट्रिक है। ई और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा और ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा, ठीक है? यहीं पे अगर आपका ऊ होता तो यहाँ पे या ना होके वा होता, ठीक है? और ये कंडीशन जो बनती है आपकी, ये आपकी हस्स और दीर्घ स्वर के मामले में बनती है। हस्स या दीर्घ स्वर, ठीक है? ये ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए यद्यपि लिखा जाता है, तो यदि धन अपि होता है, तो इस तरीके से बड़ी की मात्रा आ गया, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं हम लोग, सरासर में कौन-सा समास है? समास के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं, ट्रिक वाली वीडियोज़, उसको भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है। सारे टॉपिक में जहाँ पे आपको जो समस्या ज़्यादा है, जो उनको मान लीजिए, जो एकदम बेसिक से जिनको नहीं पता है, बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हैं, तो ट्रिक वाली वीडियोज़ देख लीजिए एक बार और फिर इसको देख लीजिए। उसके बाद आप जान लीजिए कि हिंदी के महारथी हो जाएँगे, 100% गारंटी है। तो सरासर में कौन-सा समास है? तो समास बताएँगे कौन-सा है? तो सरासर में द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है या तत्पुरुष समास है। तो सरासर में आप कहेंगे अव्ययीभाव समास है, ठीक है? तो अव्ययीभाव हो जाएगा। अव्ययीभाव कैसे हो जाता है? इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अव्ययीभाव समास की विशेषता क्या होती है, इसको समझिए, ट्रिक समझिए। इसमें जो होता है ना, पहला पद, पहला जो पद होता है, ये प्रधान होता है। ये प्रधान जी होते हैं गाँव के, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ऐसे ही ध्यान रखेंगे, अव्ययी भाव जो होते हैं, पहला पद प्रधान होता है, प्रधान जी पहले आते हैं, ठीक है? तो सरासर में क्या है, सरा जो है पहला पद है और ये प्रधान है, ठीक है? और जो बाद का पद होता है, तो जो बाद का पद होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि समास पद, तो वो अव्यय होता है, ठीक है? अव्यय होता है।
ठीक है? तो इसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से सामासिक पद, ठीक है? इसको हम लोग सामासिक पद बोल सकते हैं, ठीक है? या फिर समास पद बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास में। तो बस यही जो है आपको जानना है। आगे चलते हैं, मज़दूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यह वाक्य है, साधारण वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है? बताएँगे सभी लोग, ठीक है? मज़दूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है? ये सब चीज़ें जहाँ पे आती हैं, तो वो क्या होता है, आपको हम बता भी चुके हैं। तो देखिए, ये सब क्या है, तो ये सब आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है? किंतु, परंतु, लेकिन, और ये सब अगर आ जाए, तो आप कहेंगे ये सब संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे दिया है ना किंतु, यहाँ पे आपका 1 सेकंड, बीच में देखिए किंतु से जुड़ा हुआ है। यहीं पे अगर और हो, ठीक है? किंतु, परंतु हो, लेकिन हो, ठीक है? ये सब चीज़ें अगर दी हुई हैं, तो ये सब आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बाकी वाक्य के ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो है, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? फिर आप गलती नहीं करेंगे। तो संयुक्त वाक्य का जो परिभाषा अगर कहीं पूछ ले, तो उसका परिभाषा यही होता है कि संयुक्त वाक्य जो है, उस वाक्य समूह को कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हों। तो ये जो किंतु, परंतु, लेकिन जो है, ये सब चीज़ जो है आपका, ये अवयव होता है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब लो नसानी अब ना नशहों, इसमें कौन-सा रस है? ठीक है? रस के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं शॉर्ट फॉर्म में, जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो बताएँ, अब लो नशानी अब ना नशो में क्या है कि मतलब देखिए, अब लो नसानी, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, ठीक है? अब लो नसानी मतलब क्या? अरे भाई, मैं जो है मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता हूँ, ठीक है? वैराग्य धारण कर लेता हूँ, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता हूँ। तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है, उसे शांत रस कहते हैं। बिल्कुल शांति, एकदम ओम में विलीन हो जाना, ठीक है? और इस रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इस रस का पहली बात है शांत रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव आपका हो जाएगा निर्वेद, ठीक है? अभी हम जो है रस सारा लिखवा देंगे आगे कहीं भी, ठीक है? आगे प्रश्न भी और है, 1-2 प्रश्न, तो वहाँ करा देंगे। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। बताइए अलंकार आ गया, याद कीजिए। अलंकार वाला शॉर्ट वीडियो जो लोग देखे होंगे, उनको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, हँस रहे होंगे, मंद-मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि अरे सर जी, आप इतने ईज़ी तरीके से आप बता दिए हैं कि अब तो हम जो है गलत करेंगे ही नहीं, ठीक है? तो जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है और प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग-अलग होते हैं क्योंकि तारे जमीन पे 2 बार तारे-तारे आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है? तो आप ठोकेंगे यमक अलंकार होता है। सर जी क्या कहे थे कि जहां एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो लेकिन प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, ठीक है? तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनता में सरकार का पतन नेताओं के अलग अलग मत होने से हुआ है। वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो ये जो अलग अलग मत, अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए अलग अलग मत होने से हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका एक अर्थ बताना है। ढाक के 3 पात, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ताली एक साथ एक हाथ से नहीं बजती, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, ठीक है? तो बताएँगे आप सभी लोग, अलग-अलग मत होना, इसका मतलब होता है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। अलग-अलग मत है भैया, डेढ़ चावल आपके पास है, तो उसी में खिचड़ी जितना मन करे उतना पका लो, ठीक है? इसका मतलब ये होता है, ठीक? और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना ढाक के 3 पात, तो ढाक के 3 पात का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सदा एक सा बने रहना, सदा एक सा बने रहना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग।
बने रहना। ठीक है? यहीं पे ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल सही बात है, कहाँ बजा पाएँगे? तो इसका मतलब हो जाएगा झगड़ा एक ओर से नहीं होता, झगड़ा एक ओर से नहीं होता, नहीं होता। जैसे आप लोग भी हैं, ठीक है? आप लोग के सहपाठी के साथ झगड़ा होता होगा तो एक ओर से थोड़ी नहीं होता होगा, ठीक है? रूठना-मनाना दोनों ओर से चलता है। टेढ़ी उँगली से घी निकलना क्या होगा? तो टेढ़ी उँगली से घी निकलने का मतलब होता है आसानी से काम ना होना। भाई काम बहुत मुश्किल है और बिना जो है उँगली टेढ़ी किए हुए काम जो मेरा बनेगा ही नहीं। तो आसानी से काम ना होना, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन-सी है? सीता वनवास जो है बहुत ही जो है प्रचलित काव्य रचना है और इससे संबंधित जो है काव्य रचना कौन-सी है? सबरी है, महाप्रस्थान है, संशय की एक रात है, प्रवाद पर्व है। ठीक है? तो जो प्रवाद पर्व है ना सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसमें जो है कवि ने नरेश मेहता जो है कवि हैं, नरेश मेहता ने ठीक है, इसके कवि कौन है लिख लेते हैं हम लोग, बाद में आप कहेंगे कि नहीं बताएँ। नरेश मेहता, ठीक है? तो नरेश मेहता ने सीता के चरित्र पर धोबी द्वारा लांछन लगाने एवं पूर्व में सीता के साथ हुई अनुचित व्यवहार से संबंधित तथ्यों का द्वंद्वात्मक वर्णन किया है। ठीक है? तो ये ध्यान देंगे। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है? तो बताइए आंसर करिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आप आंसर करेंगे तब तक हम ज़रा पानी पी लेते हैं। ठीक है? है। तो शब्द है, वर्ण है, पदबंध है, पद है। तो आप कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है आपका वर्ण होता है। इसके साथ ही बता दें कि पदबंध की छोटी इकाई अगर पूछ लेगा, ठीक है? यहाँ लिख लीजिए आप लोग स्टार मार करके पदबंध की 1 सेकंड, 1 सेकंड ज़रा रुक जाइए, थोड़ा सही से लिख दें। देखिए पदबंध की छोटी इकाई क्या होगी? एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न आपके बन जाएगा उपवाक्य की उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई क्या है? ऐसे चौथा प्रश्न बन जाएगा भाषा की सार्थक इकाई आ जाएगा। भाषा की सार्थक वर्ड ध्यान रखेंगे, अब इसको हम समझा दे रहे हैं। सार्थक इकाई क्या है? ठीक है? सबसे छोटी इकाई, ठीक है? सार्थक जो है इकाई क्या है? तो सबसे छोटी जो है बात किया गया है। तो देखिए पदबंध की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो आपका शब्द होती है, शब्द होती है। शब्द लिख के आ जाएगा या फिर आपका पद लिख के आ जाएगा। ये ध्यान देंगे, ठीक है? इसके बाद उपवाक्य की जो छोटी इकाई है, उसे हम लोग बोलते हैं पदबंध, पदबंध और भाषा की सार्थक जो इकाई होती है, ठीक है? तो ये आपका वाक्य है, वाक्य है, ठीक है? और अगर जो है प्रश्न बन जाए कि जो है आपका भाषा की सबसे छोटी जो है, जो सार्थक ना हो, ठीक है? तो ध्वनि होती है, नॉर्मल जो पूछा जाए, तो वो इकाई होती है। आगे देखते हैं हम सभी लोग, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 4 और 3। तो देखिए स्वर जो होते हैं, वो आपके 3 होते हैं, 1, 2 और 3। 1, 2, 3 क्या-क्या होते हैं? तो एक कहेंगे आप अग्र स्वर, दूसरा आप कहेंगे कि मध्य स्वर, तीसरा आप कहेंगे पश्च स्वर। ठीक है? तो अग्र स्वर में क्या-क्या होता है? ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ठीक है? मध्य स्वर में क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा और पश्च स्वर में क्या हो जाएगा? आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3 बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ध्यान रखेंगे। तो जिह्वा के आधार पर पूछा गया है तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन-सा विराम चिन्ह लगता है? उद्धरण चिन्ह लगता है, योजक चिन्ह लगता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है? तो 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच जो है योजक चिन्ह लगता है, ठीक है?
तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजक चिन्ह। ठीक है, एक सेकेंड। योजक चिन्ह कैसा होता है इसको हम बता देते हैं। योजक चिन्ह जो होता है ये होता है ऐसे डैश करके, और उद्धरण चिन्ह जो होता है तो ये आपका उद्धरण चिन्ह दो तरह का होता है, एक होता है एकहरा, एक होता है आपका दोहरा। एकहरा जो लगता है ये जैसे किसी का नाम हो, कोई पुस्तक लिखना हो, ठीक है, कोई शीर्षक लिखना हो, ठीक, किसी जो है आपका मान लीजिए किसी कवि का उपनाम लिखना हो, तो इन सब के आगे आपका जो है सिंगल इकहरा लगता है, और किसी के द्वारा कहा गया कथन, ठीक है, कथन, तो यहाँ पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपका दोहरा जो है वो लगता है। तो ये आपका एकल उद्धरण और दोहरा उद्धरण ये दो चीज हो गया। इसमें आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है यहाँ ये इस तरीके से लगेगा, और प्रश्नवाचक तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रश्न ही तो हम लोग कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो देखिए आपका जो ये योजक चिन्ह पूछा था, जैसे मान लीजिए आपको माता पिता लिखना है, माता और पिता, भाई भाई लिखना है, ठीक है, साथ साथ लिखना, कुछ भी लिखना है तो वहां पे आप योजक चिन्ह लगाएंगे। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो बताएं दिए गए वाक्य में कौन सा जो है पोर्शन गलत है। शीर्षक को चयन परख कर लेनी चाहिए, भावों और विचारों की करते समय अनुच्छेद में निहित। ठीक है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शीर्षक को चयन, यही गलत हो जाएगा। शीर्षक को चयन नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, तो इसमें शीर्षक को चयन गलत है। यहाँ पे होगा शीर्षक को चयन के स्थान पे होगा शीर्षक का चयन, शीर्षक का चयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गलत है उसको लिख लेते हैं हम लोग, या यहाँ ऊपर लिख देते हैं, को काटिए, यहाँ का लिखिए, शीर्षक का चयन, बाकी सारा सही है। ठीक है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जो बच्चे हिंदी के ये 50 प्रश्न कर डालिएगा, बार बार ये एग्जाम में आपको फंसाते हैं 100%, खास करके 1 तारीख को जूनियर असिस्टेंट जिनका है, आज वाली वीडियो, ये वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, कोई भी जो चीज़ तैयारी कर रहे हैं आप एकदम वीडियो देख के जाइए। ठीक है, जहाँ हिंदी पूछता है हिंदी के लिए रामबाण है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन और ऊनी। एक शब्द शुद्ध है, उसी को पहचानना है। आशीर्वाद देखा जाए सही है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रा यहाँ दे दिया है, ये गलत हो जाएगा। आशीर्वाद हम लिखते हैं आ, शा पे बड़ी ई की मात्रा, वाह, वाह के ऊपर रा और दा, हम बोलते हैं ना एक एक चीज को अलग अलग बोलिए, आप वर्तनी अशुद्धि कभी करके आएंगे ही नहीं। आजीविका बिल्कुल सही है, आजीविका बिल्कुल सही है। इसके बाद दिया हुआ है अध्ययन, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अध्ययन को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे अध्ययन को लिखना है तो आ लिखिए, आधा धा लिखिए, फिर या लिखिए, फिर या लिखिए, फिर ना लिखिए, अध्ययन आपका हो गया। ऊनी भी गलत है, ऊनी को कैसा लिखेंगे, तो कहेंगे कुछ नहीं लिखेंगे, बड़ा ऊ ना और बड़ी ई की मात्रा ऊनी, ऐसे लिखिए, ऐसे बोलिए, वर्तनी शुद्धि एकदम तैयार है। गाय कौन सी गाय, गाय कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो देखिए जातिवाचक में क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, व्यक्तियों, ऐसे लिखिए, व्यक्तियों, ट्रिक से समझिए, व्यक्तियों एवं वस्तुओं की पूरी जाति का जहाँ पे बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, तो ये हो गया आपका जातिवाचक। ठीक है, और व्यक्तिवाचक क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष की बात यहाँ पे हो, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, का बोध हो, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। समूहवाचक मतलब किसी झुंड वगैरह के बारे में बात हो, समूह के बारे में बात हो, ठीक है, सभा वगैरह की बात हो, तो ये आपका समूहवाचक हो गया। द्रव्यवाचक में क्या है आपका, ये जो है नाप वगैरह हो, तौल वगैरह की बात हो, माप वगैरह की बात हो, तो ये आपका द्रव्यवाचक हो जाता है। तो गाय कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे गाय जो है जातिवाचक है। पूरे गाय जो है हर तरह की नस्ल पाई जाती हैं, अलग अलग नस्ल की गाय होती हैं, तो गाय जो है आपके पूरे जाति की
जो है लेके चलती है, पूरे जाति का बोध करा रही है, ठीक है? कहीं जर्सी गाय है, कहीं साहिवाल गाय है, कहीं पुन्नूर गाय है, जो मोदी जी लेके खेलते रहते हैं, छोटी वाली गाय नहीं, पुन्नूर गाय, बड़ी महँगी मिलती है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, तो ऐसे ही आप लोगों को याद करना है, ठीक है? जैसे लड़का हो गया, भाई हो गया, तो भाई किसी के हो सकते हैं, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक ये सब क्या है, मंत्री, ये सब जातिवाचक हो जाएँगे, ठीक है? पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, उत्तम पुरुष, पुरुष है ये, पुरुष नहीं है, पुरुष है। उत्तम पुरुष सर्वनाम अभी बताए थे आपका पुरुष सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो इसमें उत्तम जो पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। तो अभी आपको हम बता ही चुके हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पुरुषवाचक वैसे ही ऊपर ही आ गया था, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है बी ये पुरुषवाचक का है और पुरुषवाचक के आपके 3 भेद होते हैं, ठीक है? तो जो सर्वनाम व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इनके 3 भेद होते हैं, ठीक है? तो एक एक आपका हो जाएगा उत्तम। उत्तम के लिए आप कैसे पहचानेंगे? उत्तम के लिए मैं का प्रयोग होता है और हम का प्रयोग, मतलब अपने बारे में बात कर रहा, मैं और हम उत्तम है भाई। मध्यम की बात करेंगे, तो दूसरों की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे तू, तुम, तो तुम हो गया या आप हो गया, तो यहाँ दूसरों की बात है तो मध्यम है, ठीक है चलो। अन्य की बात करेंगे तो अन्य की बात इधर-उधर की वगैरह-वगैरह बात करेंगे, तो कहेंगे यह, ये, वह, वे, ठीक है? तो ये आपका हो गया सिंबल इसका। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसके तीनों भेद के बारे में बता दिए आपको। पर्वतीय कौन-सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है कि सार्वनामिक विशेषण है? तो पर्वतीय शब्द में देखिए क्या झलक रहा है, क्या झलक रहा है? किसी चीज़ का गुण, ठीक है? पर्वतीय, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जिस विशेषण रूप में किसी संज्ञा ऐसे लिखेंगे, जहाँ किसी संज्ञा एवं संज्ञा या लिखिए, एवं मत लिखिए, यहाँ पे या लिखिए, या ज़्यादा सटीक रहेगा। ये दोनों अलग-अलग ही आएगा, जहाँ संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, अलग आएगा। संज्ञा या सर्वनाम का गुण या उसका दोष, ठीक है? गुण और दोष पता चले, तो वहाँ पे क्या होगा आपका? तो कहेंगे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान देंगे। गुण दोष अच्छा और भी लिख लीजिए, मान लीजिए वहाँ पे आपका उसका रूप रंग, ठीक है? और आकार प्रकार आकार लिख लीजिए, जब लिख ही रहे हैं लिख लीजिए, ठीक है? संबंध की बात हो, संबंध पता चले, दशा पता चले, तो ये सब जहाँ पता चलता है, उसे जो है गुणवाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। ये होता है गुणवाचक विशेषण, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए विद्वान हो गया, विद्वान पुरुष है, तो उसका गुण है कि वो बहुत विद्वान है। दुष्ट इंसान, तो कोई उसका गुण है कि बड़ा दुष्ट है भाई, उसके अंदर दुष्टता है भाई। सुंदर है, तो किसी मान लीजिए सुंदर महिला, सुंदर स्त्री, तो उसकी सुंदरता है। हरा पेड़, हरा पौधा, तो उसका जो है गुण बताया जा रहा है। मोटा आदमी, ठीक है? तो वो भी उसका गुण है। दुर्बल, ठीक है? दुर्बल, निर्बल है, तो वो भी उसका गुण ही है। पठारी क्षेत्र है, तो वहाँ पे वहाँ का जो है गुण बताया जा रहा है, कैसा है क्षेत्र? तो जो है पठारी क्षेत्र है, ठीक है? और स्वस्थ इंसान है, ठीक है? स्वस्थ आदमी है, तो ये सब आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। पक्ष के भेद का, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो प्रगतिवादक पक्ष है, आरंभ बोधक पक्ष है, पूर्णता बोधक पक्ष है कि सातत्य बोधक पक्ष है, ठीक है? बताएँगे आप सभी लोग। तो ये जो है आपका आरंभ बोधक पक्ष है। कैसे है? देखिए समझिएगा, इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, क्रिया के आरंभ होने का बोध हो रहा है, आरंभ होने का बोध हो रहा है, ठीक है? बोध हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं आरंभ बोधक, ठीक है? जैसे अब मोहन खेलने लगा, अब मोहन खेलने लगा मतलब क्रिया स्टार्ट हुई, मोहन खेलने लगा, ठीक है? तो जैसे मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें कि जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो, ठीक है? जो
पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। तो देखिए, जैसे क्या हुआ कि अब मोहन खेलने लगा, क्रिया स्टार्ट हुई। अब सीता चलने लगी, तो मान लीजिए चलना जो है शुरू की है, तुरंत क्रिया शुरू हुई है, तो ये ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया हुआ सातत्य बोधक पक्ष, तो ये क्या होता है, इस पक्ष में जो है क्रिया, नोट कर लेंगे आप लोग, इस पक्ष में क्रिया की जो प्रक्रिया है, क्रिया की प्रक्रिया की निरंतरता होती है, कि निरंतरता होती है। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल में अगर हमको समझना है तो जैसे मतलब एग्ज़ाम्पल समझिए, तो लिखिए रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है। तो लगातार मतलब वो पका रही है, ठीक है? पूरा दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी बना रही है। तो रमा कितना कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है, भोजन पका रही है। ठीक है? तो ये आपका हो गया सातत्य बोधक पक्ष हो गया, ठीक है? ऐसे आपका जो है यहाँ पे प्रगति बोधक पक्ष है, तो इसमें क्या है, क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है। तो यहाँ लिख लेंगे आप क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है। निरंतर प्रगति का बोध होता है। प्रगति का बोध होता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए हमको जानना है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ऐसे लिख लीजिए आप, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल यहाँ लिख देते हैं, अनीता, ठीक है? अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है? बढ़ती जा रही है, ध्यान रखेंगे, जा रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे निरंतर प्रगति की बोध होती जा रही है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे पूर्णता बोधक की बात की गई है, तो पूर्णता बोधक पक्ष में क्या है, इसको हम अलग पेज पे लिख देते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत उसमें वो हो जा रहा है, क्योंकि हमको 1-2 और बताना है आपको, ठीक है? तभी ना कंप्लीट होगा ग्रामर आप लोग का। पूर्णता बोधक, तो पूर्णता बोधक में क्या हो जाएगा, इस पक्ष के अंतर्गत क्या होता है कि क्रिया की पूर्ण समाप्ति, क्रिया की पूर्ण समाप्ति, समाप्ति का ज्ञान होता है, समाप्ति का ज्ञान होता है, ठीक है? तो जैसे मतलब क्या हो जाएगा, वह तब तक जा चुका था, तब तक जा चुका था, तो क्रिया की समाप्ति हो चुकी है, जा चुका था, ये ध्यान देंगे, ठीक है? एक और पूछता है, नित्यता, नित्यता बोधक, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये प्रश्न एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाता है। इसमें क्या होता है कि इस पक्ष के अंतर्गत जो है क्या होता है, इस पक्ष में क्या होता है, क्रिया के आदंत का निश्चय नहीं हो पाता है, का निश्चय, निश्चय अभी एग्जाम्पल समझ जाएंगे आप लोग, निश्चय नहीं हो पाता है, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, पाता है, ठीक है? बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आप लोग को बिना समझाए हम नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल है, सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है, ठीक है? निश्चय नहीं है कि कब होता है, लेकिन सूर्य के बाद ही अब समझ गए होंगे आप लोग, नित्यता बोधक मतलब ये रेगुलर होता ही होता है, लेकिन जैसे क्या है कि इस क्रिया का आदंत का निश्चय नहीं हो पाता है, ठीक है? सूर्य जब जो है अस्त होता है तो चंद्रमा निकलता है, तो सूर्य के बाद ही चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा का उदय होता है, का उदय होता है। एक लास्ट और बता देते हैं, इसके बाद जो है फिर हम प्रश्न पे चलते हैं। एक आता है अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक प्रश्न एक बनता ही बनता है, इसलिए देखिए हम इसको नोट डाउन करा दिए आप लोगों को। तो अभ्यास बोधक पक्ष होता है, इसमें क्या चीज होता है कि इसमें आप कह सकते हैं क्रिया के नैसर्गिक, क्रिया के नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक रूप से सूचना प्राप्त होती है,
सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं दीपा लगातार पढ़ाई करती थी। जैसे एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अभ्यास बोधक है इसमें, समझिएगा। इसको ऐसे समझेंगे, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, ठीक है? इसीलिए कक्षा में प्रथम आई है। इसीलिए कक्षा में प्रथम आई है। प्रथम आई है, ये ध्यान देंगे, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ठठेरिन है, ठठेरी है, ठठेरिनी है या ठठारी है, ठीक है? तो ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? बताएंगे, आंसर करेंगे आप सभी लोग कि इसका जो है आंसर क्या होगा? तो देखिए, ठठेरा का जो होता है ना, इसका स्त्रीलिंग ठठेरिन होगा, ठीक है? तो जो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, तो किसी भी शब्द जो होता है उसकी जाति को हम लोग लिंग कहते हैं, आप लोग जानते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, ठीक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठठेरिन होगा ना। तो ठठेरनी हम लगा रहे हैं, ठठेरिन, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में आपको बता ही चुके हैं, ज़्यादा जानना नहीं है। से के द्वारा किस कारक का प्रसंग है? फिर से चलिए, जो है आपको हम एक बार जो है बार-बार वही रटवा देते हैं। फिर से एक बार चालीसा याद कर लीजिए, अभी आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। तो आपका यहीं पे तैयार हो जाएगा। तो आप कहेंगे से के द्वारा। तो से के द्वारा किस में आ रहा है? तो आपका कर्ण में आ रहा है, ठीक है? कर्ण में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए टिक करिए, ठीक है? अपादान क्या होता है? अपादान का आपको बता ही चुके हैं, से अलगाव। अलगाव के मामले में ब्रैकेट में कीजिए अलगाव। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान आप कहेंगे को के लिए। 4 अभी पीछे नोट करा दीजिए, 4 यहाँ नोट करा दे रहे हैं। अधिकरण आपका में पर, ठीक है? एक रह गया कर्ता। तो कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने, कर्म रह गया, कर्म को, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने करण, करण तो आंसर ही हो गया, ठीक है? संप्रदान हो ही गया, अपादान हो ही गया, ठीक है? संबंध लिख लीजिए यहीं पे, एक ही जगह लिख लीजिए। ये क्या, हाँ, संबंध हो गया। तो संबंध के लिए क्या हो जाएगा? का, के, की, रा, रे, री, ठीक है? अधिकरण बता ही दिए हैं। अब बचा संबोधन, इसको करा भी चुके हैं, लेकिन एक ही जगह सारी चीजें हम लोग लिख लिए हैं। संवेधन में होगा, संबोधन में हो गया हे, अरे, ठीक है? और अहो, ठीक है? चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल है, कुक्कुर है, लाख है, भीतर है। बताना आप सभी लोगों को कि उपयुक्त विकल्पों में से जो है कौन सा तत्सम शब्द है। तो कोयल, कुक्कुर, लाख, भीतर। तो इसमें आपका कुक्कुर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो कोयल क्या है? कोयल आपका तद्भव है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसका जो है तत्सम होता है कोकिल, कोकिल होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? और ऐसे ही आपका लाख है, लाख का तत्सम होता है लक्ष्य, ठीक है? लक्ष्य। और भीतर का क्या होता है? तो भीतर का आप कहेंगे अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर होता है। तो ये जो तीनों दिया हुआ है, ये तीनों आपका तत्सम हो जाएगा, ये तीनों आपका जो है तद्भव हो जाएगा। और बाकी जो है आपका कुक्कुर दिया हुआ है, तो कुक्कुर का तद्भव जो होता है वो आपका कुत्ता होता है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की डैश है। तो वृष्टि अगर नहीं हो रही है तो सूखा पड़ने की क्या है? बताएं सभी लोग। आशा है, आशा करते हैं कि सूखा पड़ेगा। अरे भैया, आशा काहे करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है? चिंता करते हैं तो आपकी चिंता करने से सूखा पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है? संभावना है, तो भाई जब बारिश होगी नहीं तो कैसी संभावना है, ठीक है? आशंका है, तो भाई बिल्कुल सही है, जब बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ने की आशंका रहेगी, रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे, आगे बढ़ लेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए,
आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार की तद्धित प्रत्यय है? ठीक है, मान लीजिए किसी भी शब्द के पीछे आहट लगा हो, आवट लगा हो, आस लगा हो, तो ये किस तरीके की जो है, मान लीजिए जैसे अगर कड़वा लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल बताएं कि कड़वा लिखा है, कड़वा लिखा है, कड़वा के पीछे हम लगा दिए आहट। वो आहट एक सीरियल नहीं आता था हॉरर वाला, बड़ा बढ़िया सीरियल है, ठीक है, वही आहट, कड़वाहट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है मतलब ये किस टाइप का है, तो आप कहेंगे तद्दति प्रत्यय है, तो ये भाववाचक तद्दति प्रत्यय है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक, भाववाचक क्या है ये, तद्दित प्रत्यय है ये। ठीक है, तो देखिए कड़वा में आहट जोड़ेंगे, कड़वाहट हो गया, आम में आवट जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों का एग्जाम्पल बता देते हैं, आम में प्लस आवट प्रत्यय जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अमावट, बड़ा पसंद होता है, आम के सीजन में मिलता है, अब तो यहाँ मिल नहीं पाता है, आप लोगों में से किसी के पास मिले तो हमको कुरियर कर दीजिएगा। मीठा, ओरिजिनल वाला, वो लोकल वाला तो मिलता ही हर जगह जिसमें चीनी मिला के बनाते हैं। मीठा प्लस आठ जो है आपका मिठास हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका तीनों दिया हुआ है, इसका मतलब ऐसे हो जाएगा। देखिए जो बच्चे कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए प्रैक्टिस सेट हम करा रखे हैं, 1 तारीख को पेपर है, जाइए एक बार फास्ट स्पीड में लगा के एक बार देख डालिए, आप लोग लाइव क्लास तो लिए नहीं, फास्ट स्पीड में देख देख डालिए, आगे जो क्लासेस होंगी उनको करते भी रहिए साथ साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी इसमें पीवाईक्यू कराए हैं और संभावित प्रश्नों की सीरीज भी करा रखे हैं। आगे देख लीजिए, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आसक्ति, नास्तिक, झुकाव, तनाव, जटिल, सरल, मिलन, वियोग। ठीक है, बताएंगे आप सभी लोग कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। तो देखिए झुकाव का जो विलोम होता है, झुकाव का तनाव होता है, जटिल का आपका सरल होता है, मिलन का आपका वियोग होता है। सब कुछ सही है, लेकिन जो है यहाँ पे आपका आसक्ति का जो है नास्तिक विलोम युग्म जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आसक्ति नहीं होता है, आस्तिक होता है। ठीक, आस्तिक का आपका नास्तिक होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? विशिख है, तीर है, इशु, निशीथ, मध्यरात्र, वासर, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग, असम, प्रस्तर, शिला। ठीक है, तो कौन से जो विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? बाकी तीन में तो तीनों पर्यायवाची हैं आपस में, और एक जो है पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है यहाँ पे विसिक, तीर, ईशु। ठीक है, ये आपका बाण का पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे, ये आपका बाण का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची इसका हम लोग कह सकते हैं सर भी होता है। ठीक है, विसिक तो दिया ही हुआ है, आशुग होगा, ये सब बाण का पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे, आशुग हो जाएगा। और हम लोग लिख सकते हैं सिलीमुख। ठीक है, सिलीमुख इसको बोल सकते हैं। ठीक, और क्या बोले, ईशु तो हो ही गया, इसको हम लोग और बोल सकते हैं नाराज, नाराज। ठीक है, और निषिद्ध मध्यरात वासर, तो मध्यरात और वासर से पता चल रहा है कि ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि का अन्न जो है आपका निषिद्ध मध्यरात्र, यामिनी भी हो जाएगा, यामिनी बड़ी की मात्रा रहेगा। ठीक है, यामिनी होता है। ठीक है, और हम लोग कह देंगे त्रियामा भी होता है, विभावरी भी होता है, त्रियामा, विभावरी, ये ध्यान देंगे। कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग। ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति हो गई किसी को, निर्वाण या अपवर्ग की हो गई, तो ये आप कह देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि निश्चित और मध्यरात है। ठीक है, वासर नहीं है। ठीक है, वासर यहाँ पे गलत है। निषिद्ध, मध्यरात, रात्रि का, यामिनी का, त्रियामा, विभावरी, ये सारा पर्यायवाची है। ठीक है, और आपका कैवल्य हो गया, निर्वाण हो गया, अपवर्ग हो गया, ये आपका मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई, किसको हुई, बुद्ध को, जो है महावीर स्वामी को, इन लोगों को हुई, तो यहीं से आप समझ जाएंगे। इनको और प्राप्ति क्या हुई, मोक्ष हुई, मुक्ति हो गई प्राप्ति, इनको मुक्ति मिल गई। ठीक है, आपका भी एग्जाम निकल जाएगा तो आपको एग्जाम से मुक्ति मिल जाएगा। सदगति भी होता है। ठीक है, तो ये सब पर्यायवाची है। असम, प्रस्तर, शिला, ये सब आपका पत्थर का पर्यायवाची है, पत्थर का। ठीक है, असम, प्रस्तर, शिला, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोक्ष का बता दिए,
ठीक। और वासर जो दिया हुआ था यहाँ पे लिख देते हैं वाशर, जो गलत है। वाशर जो है आपका दिन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। दिन या फिर दिवस होता है, दिवस का पर्यायवाची समझिए, ठीक। और इसके अलावा आप बोल सकते हैं दीवा भी होता है, दीवा होता है। और प्रमाण और अहन, बस इतना नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रमाण और अहन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द है। अभिमान है, आयु है, अधिक है, अर्थ है। तो दिए गए युग्म शब्द में बताना है कि आपका अनेकार्थ शब्द कौन सा है, ठीक है, जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। अभिमान के हो सकते हैं, आयु के हो सकते हैं, अधिक के हो सकते हैं, या अर्थ के हो सकते हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है अर्थ के जो है अनेकार्थ शब्द हो सकते हैं, क्योंकि अर्थ को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो अर्थ को हम बोलते हैं धन, और हम लोग बोल सकते हैं मतलब, और हम लोग कह सकते हैं इसको अभिप्राय। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं इसको इंद्रिय विषयक, ठीक है, इंद्रिय विषयक। लिख नहीं रहे हैं, समझ लीजिएगा, बोल दिए, ठीक है। और कुछ चीजें देखिए कभी कभी पूछ लेता है अर्क, तो ये भी अनेकार्थ होता है, ठीक है। और आपका अंबर पूछ लेता है, ये भी अनेकार्थ होता है। और एक और पूछता है हमेशा अनंता। ये चार तो जो है आयोग का फेवरेट होता है, किसी भी आयोग का। तो अर्घ का अर्थ क्या क्या होता है, तो सूर्य होता है, इंद्र होता है, स्फटिक होता है, ठीक है। और मदार का पौधा होता है, काढ़ा होता है, मदार होता है, ठीक है, मदार का पौधा। अंबर का तो पता ही है, अंबर का आपका वस्त्र हो जाएगा, वस्त्र भी बोलते हैं। इसको आकाश भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, एक चीज और होता है कि मेघ बोल सकते हैं, अभ्रक बोल सकते हैं, मेघ बोल सकते हैं, अभ्रक बोल सकते हैं। अनंता को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी होता है इसका अनंता का मतलब। और यहीं पे पार्वती जी भी होता है, ठीक है। और आपका दूब होता है, और पीपर होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका अर्थ, अर्क, अंबर और अनंता, ठीक है, यहाँ अलग लिख देते हैं। इस सब अनेकार्थ होता है, और ये पूछा जाता है। अर्थ पूछता है, अर्क पूछता है, यहाँ पे हो सकता है अर्क दे दे, या अंबर लिख के आ जाए, या फिर अनंता लिख के आ जाए। ये ध्यान देंगे। आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है कि किस विकल्प युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शब्द है, ये शब्द युग्म है, और इधर जो है आपका अर्थभेद है, ठीक है। बताएं आप लोग कौन सा जो है सही नहीं है। अविराम का स्थिर होता है कि नहीं होता है, अविराम का लगातार होता है कि नहीं, ऐसे समझना है। आदि और आदि दिया है, आरंभ और अभ्यस्त। अचल और अंचल, स्थिर क्षेत्र, अयस और अयस आपका बदनामी और लोहा दे रखा है, ठीक है। तो बताएंगे कौन सा जो है शब्द युग में सही नहीं है। तो देखिए अविराम का अर्थ जो होता है ना, अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, ठीक। और अविराम का अर्थ होता है लगातार। तो लगातार तो खैर सही दिया हुआ है, लेकिन स्थिर नहीं होगा, यहाँ पे सुंदर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका आदि, आदि, आदि मतलब होता है आरंभ, और आदि मतलब होता है अभ्यस्त। अचल मतलब होता है स्थिर, और अंचल क्षेत्र को बोला जाता है। अयस मतलब बदनामी होता है, और अयस मतलब होता है लोहा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जिसका आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। आगे चलते हैं हम लोग, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। देने योग्य, ठीक है, समझिएगा आप लोग, जो देने योग्य हो उसे देय कहते हैं, ठीक है, देय, देय, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और गेय का मतलब क्या होता है, तो गेय का मतलब होता है जो गाने योग्य हो, जो गाने योग्य हो। पे मतलब क्या होगा, जो पीने योग्य हो, पीने योग्य हो। दान का मतलब क्या होता है, तो दान का मतलब हो जाएगा दिया जाने वाला, दिया जाने वाला। बाकी जो देने योग्य हो वो दे लिखा ही हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है। सदैव है वृद्धि संधि, दिगंबर आपका व्यंजन संधि है, वनोत्सव आपका दीर्घ संधि है, महार
वर्ण आपका दीर्घ संधि है। देखिए संधि के ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाए हैं अलग से, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको शॉर्ट ट्रिक वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है कि सदैव, तो सदैव में क्या होता है, सदैव में आपका वृद्धि संधि होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो वृद्धि संधि इसमें हम लोग इसको करेंगे सदा धन एव। ठीक है, तो आपका सदैव हो जाता है। ठीक है, आ और ए मिलके आपका अय हो जाता है, इसको बता भी चुके हैं हम। ठीक है, दिगंबर में क्या है, तो दिगंबर में आप लोग कहेंगे कि दिगंबर में आपका व्यंजन संधि है, इसको हम लोग लिखेंगे दिक धन अंबर, तो आपका दिगंबर हो गया। वनोत्सव में क्या है, तो वनोत्सव में आपका दीर्घ संधि नहीं है, ये आपका गुण संधि है। तो वनोत्सव कैसे लिखते हैं, वनोत्सव लिखेंगे हम लोग वन धन उत्सव, वन धन उत्सव, ये ध्यान रखेंगे। महारणव क्या है आपका, तो इसका जो है होगा, ये आपका दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही है, और इसको हम लिखेंगे महाधन अर्णव, महाधन अर्णव। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। तो जिसका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सी सॉरी, वनोत्सव जो है आपका गुण संधि होगा, यही आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन। ठीक है, पंचानन का अर्थ क्या होता है, पांच है आनन, जिनके पांच हैं आनन वो होते हैं पंचानन, पांच है आनन, तो ये आपका हो गया पंचानन। ठीक है, मतलब पंचानन क्या होता है, इसका अर्थ मतलब होता है पांच है आनन, मतलब शंकर, शंकर जी भोले बाबा मेरे, शंकर जी महादेव जी, या सिंह भी बोला जाता है, पंचानन मतलब सिंह भी होता है। ठीक है, या शंकर जी होता है। तो यह जो है आपका कैसा समास है, बताएंगे आप सभी लोग, आंसर करिए। तो ये जो है आपका हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन में दिया तत्पुरुष अव्ययीभाव कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, तो यह जो है गलत दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है आपका ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पे ई हम जोड़ लेते हैं ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बता दें आप लोगों को कि ये जो है आपका होता है बहुब्रीहि समास होता है। कैसा समास होता है, बहु बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद जो है प्रधान नहीं होता है, प्रधान जी नहीं होते हैं, प्रधान जी यहाँ से गायब रहते हैं। ठीक है, और जो है ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो पद मिलके, दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, संकेत करते हैं। जैसे देखिए क्या है पंचानन, तो पंचानन हम लोग शंकर जी को कहते हैं, तीसरा पद बता रहा है। ठीक है, और ऐसे पंचानन हम लोग सिंह को भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जैसे मान लीजिए लंबोदर हो गया, एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, लंबोदर हो गया। ठीक है, यहीं पे आप कह सकते हैं दशानन हो गया, दशानन रावण हूँ मैं। ठीक है, तो दशानन किसको बोलते हैं, तो रावण को बोलते हैं, दशानन का मतलब निकलता है, लंबोदर मतलब गणेश जी हो गए। ठीक है, ऐसे चक्रपाणी हो गया। ठीक है, चक्रपाणी जो है आपके हरि जी विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान बोलिए आप लोग। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे तत्पुरुष दे रखा है, हम अलग पेज पे लिख दें, जहाँ तो बचा नहीं है, तो यहाँ पे जो जो दे रखा है उसको हम बता देते हैं। यहाँ पे जो तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में आप कहेंगे कि अंतिम पद जो है प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान जी होते हैं इसमें, लेकिन अंतिम प्रधान जी होते हैं अंतिम प्रकृति में। तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए माखन चोर, किसका चोर है, माखन, माखन चोर। ठीक है, गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तो लास्ट पद आपको अंतिम पद जो है प्रधान दिखाई दे रहा होगा, चुंबी। ठीक है, बात कर रहा है, रस भरा हो गया, रस से भरा हुआ, रस भरा हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा,
तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक से विभक्ति होती है, जैसे माखन, माखन का चोर, ठीक है, गगन को चूमने वाला, रस से भरा हुआ, या पाकिट मार हो गया, ये सब हो गया। एक आपका हो जाएगा, दूसरा है कर्मधारय समास दिया था ऑप्शन में, कर्मधारय। तो कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में जो होता है, इसको ध्यान रखेंगे, जिस समास का जो है पहला पद जो है आपका विशेषण होता है, ठीक है, पहला पद विशेषण हो गया, और दूसरा पद जो होता है, दूसरा पद जो आपका है, ये आपका विशेष हो जाता है, विशेष या फिर संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम जान लेंगे, महाकवि, ठीक है, महा जो है इसका विशेषण है, कवि कैसे हैं, महा है, तो विशेषता बता रहा है कवि का, ठीक है। इसके बाद जो है आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं, महात्मा, ठीक है, और आप कह सकते हैं परमेश्वर, और आप कह सकते हैं नीलकमल। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कर्मधारय समास के हैं। एक और दिया हुआ था द्विगु समास, ठीक है, तो जिस समास में क्या होगा, द्विगु में क्या होता है, जिस समास में प्रथम पद जो है संख्यावाची हो, प्रथम जो है पद संख्या संख्यावाची हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, अठन्नी चवन्नी हो गया, नवग्रह हो गया, नवग्रह हो गया, ठीक है, पंचवटी हो गया, नवरत्न हो गया, नवरत्न पंचवटी आदि हो गया, ये एग्जाम्पल आपका है। आगे देखते हैं हम लोग कि श्याम लाल जी गांधी, एक सेकंड, श्याम लाल क्या दिया है, एक सेकंड जरा मुझे प्रश्न देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रश्न जो है गलत दे रखा है, ठीक है, टाइपिंग की मिस्टेक है और कुछ नहीं है यहाँ पे। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है, ठीक है, श्यामलाल जा नहीं है, जो होगा यहाँ पे, जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, ठीक है। तो ये संयुक्त वाक्य है, जटिल वाक्य है, सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, ये बताना है, ठीक है। तो आंसर करेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 48 है, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो देखिए जो आ रहा है ना, तो ये मिश्र वाक्य है, ठीक है, मिश्र वाक्य है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, एक ट्रिक है आपका, आपके लिए बता दें, जो अभी देखिए संयुक्त वाक्य बताए थे, जो जितना आ जाए उतना आ जाए, ठीक, या फिर यद्यपि तदापि आ जाए, यद्यपि तदापि, ठीक है, ये दिख जाए आपको, इस तरीके से आपको, ठीक है, जैसे कैसे किसे ये सब दिख जाए ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मिश्र वाक्य। फिर हम देखते हैं किस रस को रसराज कहा जाता है, बताएं आप सभी लोग, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो जो आपका श्रृंगार रस होता है इसे रसराज कहते हैं, श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, दो भेद कौन कौन से हैं, एक आपका संयोग श्रृंगार होता है, एक आपका संयोग हो जाएगा, और एक हो जाएगा वियोग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, यहाँ पे नायक और नायिका के मिलने का वर्णन हो, वहां पे संयोग श्रृंगार होगा, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ठीक है। अवयोग श्रृंगार में क्या होता है, यहाँ पे नायक और नायिका के विरह या दूरी का जो है वर्णन हो, वहां पे आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा, जैसे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जो है जब माता सीता जब रावण उठा ले जाता है, हरण कर ले जाता है, तो राम जी उनको ढूंढते हैं, तो वो वहां पे मिलने वाले जो पेड़ पालो पशु हैं, ठीक है, सबसे कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, उनसे प्रश्न करते हैं। तो ये आपका वियोग रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार है। जो लोग बच्चे अलंकार वाला वीडियो देखे होंगे, शॉर्ट ट्रिक वीडियो, कौन सा वीडियो बता देते हैं यहीं पे, छोटा सा दिखा भी देते हैं आप लोगों को। तो जो बच्चे ये वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, साइड में लगाते हैं,
तो जो बच्चे ये अलंकार वाला वीडियो देखे होंगे बिना ट्रिक, बिना रटे 1 सेकंड में आंसर पहचाने, वो इसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है? तो बताएँ सारंग ले सारंग चल, कई सारंग की ओट, ठीक है? और क्या है? सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सारंग, 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 सारंग दिख रहा है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, उनके अर्थ अलग-अलग हों, तो वहाँ पे कौन-सा अलंकार होता है? तो आप कहेंगे वहाँ पे यमक अलंकार होता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है एक शब्द के अलग-अलग अर्थ हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। ध्यान रखेंगे क्योंकि सारंग का प्रयोग जो है एक से अधिक बार किया गया है और सारंग का देखिए सारंग लय सारंग चल कई, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, ठीक है? तो अलग-अलग अर्थ है, ध्यान रखेंगे। जो बच्चे यूपीएसआई, यूपीपी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, जीके पीवाईक्यू आधारित ये न्यू पैटर्न सीरीज है, इसे देखना बिल्कुल ना भूलिए और आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए। जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है? और कम से कम इतनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, तो कम से कम अपने एक दोस्तों के साथ आप वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छे बुरे का अंतर ना करना, बात बिगाड़ना, मूर्ख बनाना, तानाशाह होना। ठीक है? तो बताएँगे एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक लाठी से हाँकने का मतलब होता है अच्छे बुरे का अंतर ना करना। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। लगभग-लगभग आपका पूरा ग्रामर हम कवर करा दिए हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा होगा, जो ग्रामर का आपका हम आज उठाए ना हों। तो मेरा यही प्रयास था कि ग्रामर का एक आपको डिटेल जो है जानकारी दें, हर टॉपिक पे जो भी एक्स्ट्रा तथ्य थे 10-20 तथ्य हम लगातार आपको बताते चले आए हैं। ठीक है? ध्यान रखेंगे आप लोग। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है कि मद्रास है? ठीक है? बताएँगे आप सभी लोग। तो हिंदी का जो पहला जो है पत्र जो प्रकाशित हुआ था, वो डेट आपकी थी 30 मई को। 1826 में, ठीक है? और ये जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आप लोग कहेंगे कि उर्तन उदंत, ठीक है? उदंत मार्तंड, ठीक? और इसके जो है प्रकाशक मतलब इसके संपादक कौन थे? संपादक संपादक जो है पंडित जुगल किशोर थे। पंडित जुगल किशोर, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक? तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है? और फिर इस तरीके की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए, तो आप एक बार प्लेलिस्ट पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पे चाहे आपकी लेखपाल की जो है सीरीज़ है, वो भी कराई जा रही है, यूपीएसआई की हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी होमगार्ड हो, कनिष्ठ सहायक हो या फिर वीपीओ की वैकेंसी हो, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, सारा जो है प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा कराया जा रहा है। हिंदी की प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छी जो है हमारे द्वारा कराई जा रही है, जो बच्चे हिंदी को और डिटेल में करना चाहते हैं, तो ये एक प्रैक्टिस सेट हिंदी की है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसी लगी क्लास हमें अवश्य बताइएगा। आपके जो है एक लाइक, एक कमेंट का हमें वेट रहता है, ठीक है? हर किसी के कमेंट और एक बात और कहेंगे, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या अगर होती है, एग्ज़ाम संबंधी, नोट संबंधी या फिर आपकी बुक्स सिलेक्शन में या फिर जो है फॉर्म भरने में, एडमिट कार्ड वगैरह में कोई भी समस्या है, मेरा टेलीग्राम चैनल है विक्रम मेंटर के नाम से, आप वहाँ उसको सर्च कीजिए, वहाँ जुड़ जाइए, आप अपने प्रश्न हमसे पूछिए, आपका जो है हम वहाँ पे सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।